मेरा नाम अनीता है। मेरी शादी गोविंद से 1 साल पहले हुई थी। हमारी शादी के कुछ महीनों पहले ही गोविंद के माता-पिता और भाई-भाभी एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए थे। मेरे जेठ का बेटा हमारे साथ ही रहता था। उसने उसमें माँ-पापा के जाने के बाद गोविंद ही उसका देखभाल करते थे। दरअसल गोविंद और उनका भतीजा कपिल अपने घर में अकेले रहते थे। कपिल की उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी, इसलिए गोविंद उनका पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन जब से हमारी शादी हुई तो यह जिम्मा मैंने उठा लिया। मैंने कपिल का खाने पीने से लेकर पढ़ाई तक का सारा जिम्मा अपने सर पे ले लिया और एक बच्चे की तरह ही उसकी देखभाल करने लगी। गोविंद उसी शहर में प्राइवेट नौकरी करते थे। एक दिन कपिल के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग रखी गई। मैंने गोविंद से कहा कि आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिएगा, हम लोगों को कपिल के स्कूल चलना होगा। उसकी पेरेंट्स मीटिंग में तभी गोविंद ने कहा कि ऐसा करते हैं कि तुम चली जाओ और मैं ऑफिस में कुछ अटेंडेंस वगैरह लगाकर वहाँ से सीधे स्कूल में आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मैं नहा धोकर तैयार हो गई और कपिल के साथ उसके स्कूल में चली गई। पेरेंट्स मीटिंग में अभी टाइम था, इसलिए मैं वहाँ लेडी टीचर के साथ कुछ बातें करने लगी। तभी उन्होंने कहा कि कपिल पढ़ाई में तो ठीक ठाक है, लेकिन शरारती बहुत ज़्यादा है। हम ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी गोविंद का फ़ोन आया। फ़ोन आ जाता है। गोविंद कहते हैं कि कितना समय रहा है पेरेंट्स मीटिंग में, क्या सभी के बच्चों के पेरेंट्स आ गए हैं? तभी मैंने कहा नहीं, अभी समय है, तुम कितनी देर में आ जाओगे? तभी गोविंद कहने लगे कि हाँ, मैं पहुंचने ही वाला हूँ। कुछ देर बाद गोविंद आ जाते हैं और पेरेंट्स मीटिंग शुरू हो जाती है। मीटिंग को अटेंड करने के बाद हमने प्रिंसिपल से थोड़ी और बातचीत करके जो कुछ भी थोड़ी बहुत फीस बाकी थी सारा को जमा कर दिया और उसके बाद हम कपिल को लेकर घर आ गए। कपिल ने आते ही कहा कि चाची, आज तो पार्टी होनी चाहिए। मैंने कपिल से कहा कि आज किस खुशी में पार्टी होनी चाहिए? तभी कपिल बोला कि आज पेरेंट्स मीटिंग थी और अक्सर बच्चों की शिकायतें उनके पेरेंट्स के सामने रखी गई, लेकिन मेरी कोई शिकायत नहीं आई। तभी मैंने भी खिलखिलाते हुए कपिल से कहा कि क्यों नहीं आई तुम्हारी शिकायत? तुम्हारी टीचर कह रही थी कि कपिल बहुत ही शरारती है, शरारत करता है पूरा दिन। तभी गोविंद भी बोलने लगे कि अरे भाई, इतना तो बनता है ना, बच्चा है, शरारत भी ना करे तो और क्या करे। इसी तरह हम हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी गोविंद के पास उसके दोस्त का एक कॉल आता है और वो कहता है कि अब हमें कहीं और नौकरी देखनी पड़ेगी। गोविंद भी एकदम से उसकी बात सुनकर चौंक से गए। मैंने गोविंद से पूछा कि क्या हुआ, किसका फ़ोन आया है, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? तभी गोविंद ने अपने दोस्त से कहा कि तुम जल्दी से हमारे घर पर आ जाओ। कुछ देर बाद उनका दोस्त केशव घर पर आ जाते हैं और चाय पीने के बाद केशव कहने लगते हैं कि कुछ नहीं भाभी जी, दरअसल हम जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी का मालिक ड्रग्स के धंधे में पकड़ा गया है, जिसकी वजह से कंपनी पर ताला लग गया है और हमारी जॉब छूट गई है। अब हमें कहीं और नौकरी देखनी पड़ेगी। हम लोगों के ऊपर तो जैसे मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था, क्योंकि हमारे घर को चलाने का जरिया गोविंद की नौकरी ही थी। ज़्यादा ज़मीन जायदाद ना होने की वजह से हमारा घर गोविंद के नौकरी के
पैसों से ही चलता था। ऊपर से कपिल को बड़े स्कूल में एडमिशन भी करवाना था, क्योंकि उसकी 10वीं क्लास हो चुकी थी और 11वीं क्लास में उसे एक बड़े स्कूल में दाखिला दिलवाना था। अब तो हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर करे तो क्या करे। तभी केशव कहने लगे कि क्यों ना हम अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। शुरू में कुछ पैसों की इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर काम चल गया तो फिर हमें किसी के आगे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। भला गोविंद, तुम क्या सोच रहे हो? तभी गोविंद ने कहा, यार काम तो सही है, लेकिन फिर पैसे कहाँ से लाएंगे? और अगर कहीं से पैसे उधार ले भी लिए और अगर काम ना चला तो उनको पैसे कैसे लौटा पाएंगे? इससे अच्छा तो हम कहीं नौकरी करके पहले पैसे जमा कर लेते हैं। तभी केशव कहने लगा कि पैसे जमा करने की तो दूर की बात, हम अपना घर का खर्चा कैसे चलाएं, क्योंकि हमें अब नौकरी कौन देगा? और ऐसे हाथों हाथ नौकरी मिलना भी पूरे शहर में मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम जिस कंपनी में काम करते थे वह अवैध रूप से ड्रग्स का धंधा करते थे। हमें तो इस बात की बिल्कुल भी कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन लोगों को हम कैसे कहें? लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें कोई काम नहीं देने वाला। सबको तो ऐसे ही लगेगा कि हम लोग भी उस कंपनी के मालिक के साथ मिले हुए थे, हमें भी नौकरी से निकाला गया है। खैर, अब हम सब लोगों के चेहरों पर सिकन थी कि आखिर अब क्या किया जाए। मैंने गोविंद से कहा कि अगर तुम बिज़नेस करना चाहते हो तो मैं अपने माता पिता से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। तभी गोविंद ने मना कर दिया, क्योंकि गोविंद शुरू से ही एक ऐसे इंसान थे जो खुद अपने दम पर करना चाहते थे सब कुछ। उन्होंने आज तक किसी से मदद नहीं ली थी। इसलिए गोविंद ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम अपने माता पिता से 1 रुपया भी नहीं लोगी, मैं जैसे तैसे मैनेज कर लूँगा। तभी केशव तो कुछ देर बात करने के बाद चला गया। अब हम लोग पूरे परेशानी में आ गए। तभी थोड़ी देर बाद कपिल बाहर से खेल कर आता है और मुझसे पूछता है कि चाचू, अब तो 2-3 दिनों की ही बात है, उसके बाद तो एडमिशन शुरू हो जाएंगे। चाची कह रही थी कि शहर के सबसे बड़े स्कूल में मेरा एडमिशन करवाने जा रहे हो। मेरे दोस्तों के सामने मैंने इस बात का जिक्र किया तो उन लोगों ने मेरी बहुत वाह वाह की है कि तेरे तो बहुत मज़े है, तू तो शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ेगा। तभी गोविंद की आंखों में भी आंसू आ गए और मुझे भी बहुत घबराहट सी होने लगी कि कहीं कपिल की उम्मीदों पर पानी ना फिर जाए, क्योंकि कपिल का एडमिशन बड़े स्कूल में करवाना है तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और अब तो नौकरी भी चली गई है। आखिर करे तो क्या करे। थोड़ी देर बाद ऐसे ही हम लोग खाना खाकर सो गए। वैसे सो तो गए, लेकिन नींद किसे आने वाली थी, इसी टेंशन के मारे कि आगे क्या होगा। हम दूसरे दिन सुबह उठकर चाय वगैरह पी रहे थे। तभी गोविंद ने कहा कि क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर में जाऊं और वहां पर कोई काम करूं, कोई नौकरी की तलाश करूं। मैंने गोविंद से कहा कि हम लोग यहाँ पर अकेले कैसे मैनेज करेंगे। तभी गोविंद कहने लगे कि कपिल तुम्हारे पास रहेगा और मैं वैसे ही कुछ दिनों से आता जाता रहूँगा। एक बार मैं जाकर देखता हूँ, अगर अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है तो
अब जैसे तैसे काम चलाना ही पड़ेगा और मैं कौन सा वहाँ हमेशा के लिए जा रहा हूँ। कुछ दिन अच्छी नौकरी करके पैसे जमा कर लूँगा, फिर यहाँ आकर कुछ बिज़नेस शुरू कर दूँगा। जैसे तैसे हम लोगों ने भी हाँ कर दी और गोविंद लखनऊ के लिए निकल गए। वहाँ पर उन्होंने एक अच्छी मील में काम मिल चुका था और अच्छी खासी सैलरी भी आ रही थी। गोविंद थोड़े दिनों के बाद घर आते हैं और कहने लगे कि बहुत अच्छा काम है, मेरा काम जच गया है, वहाँ मैं कुछ साल वहीं पर काम करके अच्छे खासे पैसे जमा करूँगा और फिर अपना खुद का एक अच्छा सा बिज़नेस शुरू करूँगा। यह कहकर कुछ दिनों रहकर वे वापस से लखनऊ चले जाते हैं। हम लोग बहुत खुश थे। कुछ दिनों में गोविंद आते हैं। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन गोविंद का फ़ोन आया और वो कहने लगे कि इस बार यहाँ मिल में बहुत ज़्यादा काम आ गया है, इसकी वजह से मैं कुछ महीनों तक नहीं आ पाऊँगा। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। खैर, जैसे तैसे मैंने अपने मन को समझा लिया और गोविंद के आने का इंतज़ार करने लगी। एक दिन मैं और कपिल बैठे चाय पी रहे थे, तभी वहाँ केशव आ जाता है। केशव कहता है कि क्या हुआ भाभी जी, आजकल गोविंद की मेरे साथ बात ही नहीं होती है, क्या उसे कहीं कोई अच्छा काम मिल गया है? मैंने कहा वो लखनऊ चले गए हैं, कुछ महीनों से वहीं पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? तभी केशव कहने लगा कि मेरी माँ के घुटनों में दर्द था, इसलिए हम लोग दिल्ली चले गए थे, उनकी सर्जरी करवाई और वहाँ पर मेरे सिस्टर के वहीं रहने लगे थे। अभी लौटा हूँ तो सोचा कि पता करूँ गोविंद को कोई काम मिला या नहीं। तभी मैंने कहा कि हाँ, गोविंद को तो मिल गया, गोविंद को तो अच्छा सा काम मिल गया है, आप क्या कर रहे हो? तभी वह कहने लगे कि मैं तो दिल्ली में ही अपने जीजू के एक वर्कशॉप में उनके साथ ही काम करने लग गया हूँ। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद केशव अपने घर को चले गए और मैं और कपिल खाना खाकर सो गए। कुछ दिन ऐसे ही निकले। एक दिन मैंने देखा कि कपिल का बदलाव कुछ बदला बदला सा लगता है, वो एकदम उदास सा रहने लगा था। मैंने उसे बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार यही कहा कि नहीं चाची, कुछ बात नहीं है, बस पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर है। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम पढ़ाई की इतनी फ़िक्र मत किया करो, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने से सिर्फ बीमारी और मानसिकता ही ख़राब होती है। लेकिन उसकी टेंशन नहीं गई। वह दिन रात अजीब से ख़यालों में खोया रहता था और गुमसुम सा रहने लगा था। मैंने चिड़चिड़ा सा भी हो गया था। मैंने गोविंद को फ़ोन किया और गोविंद को ये सारी बातें बताई। तभी गोविंद ने कहा बस कुछ महीनों की बात है और तुम कुछ महीनों और इंतज़ार कर लो, फिर मैं परमानेंट के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद मैं फिर लखनऊ नहीं आऊँगा। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। खैर, अब आखिरी बार गोविंद मेरे पास आ जाएंगे। एक दिन मैं बैठी थी कि मेरे मन में विचार आया कि कहीं कपिल कोई गलत कामों में तो नहीं पड़ गया है, या फिर कोई नशे जैसे कामों में तो नहीं पड़ गया है, जिसकी वजह से वो इतना चिड़चिड़ा हो रखा है। मैंने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो मैं शक कर रही थी। एक दिन मैं रसोई घर में काम कर रही थी, तभी अचानक मेरे को चक्कर आने लगे। मैं जाकर सोफ़े पर बैठ गई। कपिल घर पर नहीं था, वह स्कूल गया हुआ था। जैसे तैसे मैंने पानी वगैरह पिया
और सोचा कि कहीं तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, चलो डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने हॉस्पिटल में दिखाना ही सही समझा और मैं हॉस्पिटल चली गई। वहाँ जाकर डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि बधाई हो, अब तो माँ बनने वाली है। अब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह आखिर डॉक्टर क्या कह रही है। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप एक बार फिर से रिपोर्ट को चेक कीजिए, कहीं कोई गलतफ़हमी तो नहीं हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं? आप एक शादीशुदा औरत है और एक शादीशुदा औरत को इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि वह माँ बनने वाली है। तभी मैं मन मन में सोचने लगी कि आपको कैसे बताऊं। खैर, तभी मैं अपनी रिपोर्ट लेकर मेरे मरे मरे कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें दौड़ रही थी कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई, क्योंकि जब गोविंद तो 6 महीनों से बाहर है, घर पर है ही नहीं, तो यह कैसे हो सकता है। उन्होंने मुझे 6 महीने से छुआ तक नहीं था, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तभी रह रह कर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या हो रहा था। मेरी तबीयत बिगड़ी जा रही थी, मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। मेरे मन में यही डर चल रहा था कि आखिर मैं गोविंद को क्या जवाब दूंगी। वह मेरे लिए इतनी दूर तकलीफ़ से लड़ रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं घर आकर अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। मैं सोच रही थी कि कपिल के अलावा तो हमारे घर में आज तक किसी ने भी दस्तक नहीं दी थी, फिर ये सब कैसे हो गया। मुझे तो कपिल को ही पर ही शक होने लगा। लेकिन फिर मेरे मन में विचार आता है कि वह तो अभी 13 साल का बच्चा है, यह कैसे हो सकता है। खैर, मैंने गोविंद को सब कुछ बताने की सोची और गोविंद का इंतज़ार करने लगी। अब तो मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था। कपिल से भी मेरी अब ज़्यादा बातें नहीं होती थी, बस ज़रूरी भर सोना और काम करके वापस से ही मुरझाए से चेहरे के साथ पूरा दिन अकेलेपन में बैठे रहना। एक दिन मैं सो रही थी, तभी अचानक मुझे हड़बड़ाहट की आवाज़ सुनी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को पकड़ रहा हो। मैंने एकदम से बेड से उठकर कमरे की ओर लाइट जलाई तो देखा कि गोविंद ने किसी को पकड़ कर रखा है और वह उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोविंद उसे जकड़ कर पकड़े हुए थे। मैंने जल्दी से गोविंद से पूछा, ये सब क्या है और यह कौन है? तभी गोविंद ने उसका मुंह मेरी तरफ करते हुए कहा कि देखो यह कौन है। तभी मैंने देखा कि वह तो केशव था। मैं केशव को एकदम से देखकर डर गई और पूछने लगी कि क्या हुआ, आप दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं? तभी केशव वहीं पर घुटने टेक कर बैठ गया और मेरे आगे रोने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी जी, मेरी नीयत ख़राब हो गई थी। मुझे उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या बोल रहा है। फिर गोविंद ने मुझे बताया कि मैं डरी सहमी सी गोविंद के पास गई और बोला कि गोविंद ये क्या बोल रहा है। तभी गोविंद कहने लगे कि मैंने तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए रात को आने का प्लान किया और मैं खिड़की से जब अंदर आया तो देखा कि केशव तुम्हारे बेड पर जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे जल्दी से पकड़ लिया और इतने में तुम जाग गई। अब मेरे सामने सारी बातें आ चुकी थी। अब मुझे समझ आ गया था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। फिर मैंने गोविंद को सारी बातें कह डाली जो मुझे डॉक्टर ने कही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो। गोविंद ने खींच कर
एक केशव को एक थप्पड़ जड़ दिया और पूछा कि आखिर यह सब क्या है। तभी केशव ने सब कुछ उगल दिया। वह कहने लगा कि मैं रोज़ शाम को तुम्हारे घर पर आता और तुम दोनों के दूध में नशे की दवाई मिला देता। एक दिन कपिल ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया था तो मैंने कपिल को डरा दिया कि मैं तुम्हारी चाची और चाचा को जान से मार दूंगा अगर यह बात तुमने किसी को भी बताई तो। उसके बाद मैं इसी वजह से वह गुमसुम भी रहता था। जब आप दोनों दूध पीकर बेहोश हो जाते थे मैं कपिल को बेड से उठाकर दूसरी तरफ सुला देता और बेहोश हुई मीनू के साथ गलत करता। अब मेरी आंखों से आंसू टप टप कर बह रहे थे। आखिर यह सब क्या हो गया। एक दोस्त अपनी दोस्त की बीवी पर ऐसी नज़र रखता है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि अगर ऐसा ही होता रहा तो कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोग को यह कहानी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की ढेरों रोमांचक कहानी, सस्पेंस कहानी, हिंदी कहानी, फैमिली कहानी और पारिवारिक कहानी आप लोगों को सुनने को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए और खुशियाँ बांटिए।